बच्चों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 और बात चल रही है 11 विषय इतिहास का। हम तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर 3, और उसका एक पाठ पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके विस्तृत चर्चा जो हमने कल छोड़ा था वहीं से। तो हमने कल छोड़ा था डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव। कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से अकाल ने साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी यह बता दिया कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही है। शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेना एक रिवाज था। सारा गेहूं, जौ, सेम तथा मैसूर और दालों का काफ़ी बड़ा हिस्सा शहरियों द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार के दालें किसानों के लिए बची रह गई। सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पीकर खत्म करने के पश्चात दोहरी लोगों को बसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये बसंत ऋतु आपको पता है कब आती है? ये बसंत ऋतु माघ पंचमी होती है ना, जब बसंत पंचमी होती है तब स्टार्ट होती है, लगभग फरवरी मार्च के आसपास। ठीक है, ये कुछ 2-3 महीने क्या रहते हैं, बसंत ऋतु। जैसे अब वर्षा ऋतु चल रही है ना, वर्षा ऋतु है, फिर बस अब सर्द ऋतु आने वाली है। वर्षा ऋतु समाप्त होगी, सर्द ऋतु आएगी, फिर सर्द के बाद फिर सर्दी की ऋतु आएगी, शीत ऋतु, जो हम दिसंबर जनवरी में पढ़ते हैं। तो अलग अलग ये ऋतु हैं। उन्होंने पेड़ों की टहनियाँ, छाले, जड़ें, झाड़ियाँ, अखाद्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को बचाए रखा। गेलन ऑन हुड एंड बैड डाइट। सार्वजनिक स्थान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो वहाँ के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरणार्थ, एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई ना कोई मनोरंजक कार्यक्रम या प्रदर्शक आवश्यक होता था। अब देखिए, रोमन छावनी पिंदोसिया आधुनिक स्विट्जरलैंड में एक रंगशाला प्रथम सती। इसका प्रयोग सैन्य काव्याद और सैनिकों के मनोरंजन के आयोजन हेतु किया गया। ये देखिए, फिर देखिए तीसरी शताब्दी का संकट। यह पहली और दूसरी शताब्दियाँ यदि पहली और दूसरी शताब्दियाँ कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विकास की प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर आई। 230 के दशक से साम्राज्य ने समय को कई मोर्चों पर सूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक से अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग समय को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से शासक शाहपुर प्रथम ने दावा किया था। उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया, 60,000 रोमन सेना का, और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी कब्जा कर लिया। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों, जिनमें से प्रमुख एल्मनाहा, फ्रैंक और गोथ थे, ये राइन और डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बाहर बढ़ना चाहते थे और 223 से 288 तक की समूची अवधि में इन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए। तो काला सागर से लेकर आल्पस और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। रोमन वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर कर देना पड़ा। जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे, उनमें रोमनवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट सत्तासीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहतर तनाव की स्थिति से गुजरना पड़े। लिंग, साक्षरता और संस्कृति। रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता थी कि उन दिनों एकल परिवारों का व्यापक रूप से चलन था। वास्तव पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दास को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोमन वासियों ने परिवार की कई अवधारणा थी। सामान्य गणतंत्र के परवर्ती काल यानी प्रथम शती ईस्वी पूर्व तक विवाह का ऐसा रूप था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधियों के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पति की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी।
और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाते थे। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व तथा संचालन में एक वित्तीय हस्ती नहीं थी, बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां मानी जाता था। और पत्नी को पूर्ण विधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था। इसके लिए पति अथवा पत्नी को पूर्ण विधिक स्वतंत्रता, ठीक है, इसके लिए पति और पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफी है। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते हैं, जब लड़कियों की शादी 16 से 18 वर्ष और 22, 23 साल की आयु में की जाती है। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता है। इससे असमानताओं को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते हैं और उनमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते हैं। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन मानव कि उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पटाई की जाती थी, और जिस छोटे से नगर में बड़े हुए वहाँ की अधिकतर पत्नियां इसी तरह की पटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाती रहती थी। अंततः पिताओं का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण था, कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक। उदाहरणार्थ अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। साक्षरता की स्थिति क्या थी? ये निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थी। उदाहरणार्थ पोम्पई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, ठीक है, पोम्पई नगर, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप में विद्यमान थी। पोम्पई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखन पाए गए। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते हैं। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति कह और ख पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यह भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्षों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसा कि सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधों में। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों व स्तरों पर पाई जाती थी, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देव देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा, जनजाति और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व कम से कम फरात के पश्चिम में का प्रमुख भाषा समूह है। मिस्र में कोप्टिक, उत्तर में प्यूनिक तथा बर्बर जैसे स्पेन और उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी, परंतु उसमें बहुत सी भाषाएं सांस्कृतिक पूर्णतः मौखिक थी। वे कम से कम तब तक मौखिक नहीं जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। ये चित्र देख सकते हो आप। और इधर वाला देखिए, एडेजा में पिच्चीकारी। सीरिया के इस अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ लोग दिखाए गए हैं वे राजा अबगर की पत्नी और परिवार के सदस्य हैं, ये जो दिखा रखा है ना। और पोम्पई एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष, कमरे की दीवारों पर मिथक पशु बनाए गए, ये चित्र बनाए हुए देखो। बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ, हालांकि 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबल का कोप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। बाइबल, ठीक है, जो ईसाई धर्म है ना उनका ग्रंथ है। जैसे हमारा हिंदुओं का क्या है, गीता है, वैसे ईसाइयों का बाइबल है। जो पंजाब के हैं पंजाबी, उनका गुरु ग्रंथ साहिब है। और मस्जिदों के अंदर कुरान ये पढ़ी जाती हैं, ठीक है, तो अलग अलग होती हैं। तो क्या है कि कई स्थानों पर लातीन भाषा के प्रसार ने इन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया, जिनका पहले से व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चिम में ही था। आर्थिक विचार, साम्राज्य में बंदरगाहों, कानों, उद्यानों, ईंट भट्टों, जैतून और तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या साम्राज्य अधिक थी, जिनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थीं, जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अमेरिका व मिस्र तथा जो उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उत्पन्न होती थी। एम्फोरा कहते थे। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद है। इसलिए है कि
रोटी रोम में जो मोंटी टेस्ट की वो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविद उन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटैक्टरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता है। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए। इस प्रकार हम सब कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के साथ में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 460 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। इन दिनों स्पेन में कंट्रीशिप में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रोसल बीस कहते थे। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्व के नाम पर कंटेनरों का नाम पड़ा। ड्रोसल बीस नगरीय कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक विकास स्थलों के साथ पाए गए, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। ऐसे साक्ष्य के एम्फोरा पात्रों के मेले के स्थानों के बल पर पुरातत्व यह बता सके कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतालवी प्रतिनिधियों ने से तेल का विचार चीनी में सफल हुए। ऐसा तभी संभव हुआ जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में विभिन्नता प्रदेश के जमींदारों और उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन में राजदूत के तेल के उत्पादकों जैसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और तीसरी और चौथी शताब्दी में इतिहास भाग में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एशियन, दक्षिणी एशिया माइनर, तुर्की और सीरिया और फिलिस्तीन व्यापारी अंगूरी शराब और जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कैटेगरियों में अचानक कमी आई। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी गुणवत्ता की वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध है, जैसे इटली में कैंपेलिया, सिसिली, मिस्र में फ्यूम, गैलीलियो बाइजेकियम, ट्यूनीशिया दक्षिणी गोल इसे गोलिया नर्वोसिस कहते हैं, तथा बेटिका दक्षिणी स्पेन स्ट्रेबो पिल्नी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी लोगों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म के लोग शराब कैंपेनिया से आती है। सिसिली और बाइजेकिया रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते हैं। गैलीली की गहन खेती की थी। इतिहासकार जोसेफस ने लिखा है, प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण के ग्वाडल की नदी के किनारों के साथ बसी अनेक जमींदारों से जोड़ता रहेगा। दूसरी ओर रोमन क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े से बहुत उन्नत अवस्था में थे। उदाहरणार्थ नुमेडिया, आधुनिक अल्जीरिया जिसको कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरावाह तथा अर्ध यायावार अपने साथ में अवन प्रकार की झोंपड़ियाँ, जिन्हें मेपालिया कहते हैं, उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहे। लेकिन अब उत्तरी अफ्रीका में रोजगार में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ और वहाँ चारागाहों की संख्या में भारी कमी हुई और खाना बदेश चरागाहों की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटी पर बसे गाँव में रहते थे। इन गाँव को कैस्ट्रोला कहा जाता था। जब हम गोमन साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करते हैं तो हमें इन आवश्यकताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम यह न मान बैठे कि यह प्राचीन दुनिया थी, लेकिन उस समय के लोगों का सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन आदिम और पिछड़ा वर्ग हुआ करता था। लेकिन स्थिति उसके विपरीत भूमध्य सागर में आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिले चलने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली और दूसरी शताब्दी में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 1700 वर्ष तक के बाद उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुसंगठित वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से संकेत मिलता है कि हमारी रोमन की सुमंत अर्थव्यवस्था को कम आंकन की प्रवृत्ति कितनी है। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर भी विचार करना
लेना प्रासंगिक होगा। तो ये देखिए श्रमिकों पर नियंत्रण।